राम राम भाई सब ने। आज भाई मैं आपको कराऊंगा 6 अक्टूबर 2021 को जो ऐसे CMTS के जीके के जो 25 क्वेश्चन आए थे वो सारे इस वीडियो में एनालिसिस कराऊंगा। आज कराऊंगा 6 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट सेकंड। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड खालिस्तान बाय द आयरनियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स एगो। विपाशा, इंडोस, कर्नाली, वितिस्ता। कुल मिला के ये आपको पूछ रहा है नदी का प्राचीन नाम क्या था। यह क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। अब मैं 5-4 नदियों के प्राचीन नाम बताऊंगा, देखो सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडस। इंडस बोले तो सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु नदी का प्राचीन नाम था हिंडस, जो कि दूसरा ऑप्शन है। सिंधु सिंधु, अरे भाई SSC/MTS का एग्जाम दे रहे हो, कम से कम इंग्लिश तो आती होगी। तो इंडस सिंधु का इंग्लिश में नाम है इंडस, और इंडस से इंडस आ गया, समझ गए? ठीक है। एक नदी है अपनी व्यास। व्यास का पुराना नाम क्या है? व्यास का नाम है विपाशा। कैसे याद करोगे? देखो सुनो मेरी बात। वैसे व्यास, व्यास है व्यास, और वैसे विपाशा, विपाशा। वैसे व्यास, वै पे विपाशा। ठीक है, चले। एक नाम है कर्नाली। घाघरा नदी आपने नाम सुना होगा। घाघरा नदी क्या नाम है? इसका प्राचीन नाम है कर्नाली रिवर। घाघरा नदी पता है क्या है? नेपाल में हिमालय से निकलती है, और यह नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह कर्नाली रिवर है, और कर्नाली घाघरा है। कुल मिला के वो हिमालय से निकल के आते नेपाल से होते हुए भारत में आती है। नेपाल में इसको कहते हैं कर्नाली रिवर, और नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली यही है। कैसे याद करो? हरियाणा में एक वो है, जगह का नाम है करनाल, मैंने उससे याद कर रखा है कि करनाल क्या है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है, और यही फिर आगे चल के घाघरा बन जाती है। तो इसका नाम है क्या? क्या है? कर्नाली। एक है झेलम। झेलम का नाम क्या है? झेलम का नाम है वितिस्ता। कैसे याद करोगे? देखो सुनो मेरे, पुराना नाम प्राचीन नाम वितिस्ता। भाई सीधा पूछेगा झेलम का प्राचीन नाम, जैसे अब सिंधु का पूछा है। कैसे याद करोगे? झेलम भाई किसी का शादी हुई, नहीं, फिर कहेगी, जो लड़की है ना उसकी मम्मी फोन करेगी, हाँ बेटा कैसे है दामाद जी, कैसे है, ये है वो है। वो कहेगी, अरे मम्मी मैं तो इसको झेल रही हूँ, पूरे दिन ताश खेलता है, ताश मैं इक्का दुक्का, वो मुझे ताश खेलने नहीं आती। बालक मेरा मजाक उड़ाते हैं जब खेलते, आ जा भाई खेला। वो भाई अपने को नहीं आती ताश, अरे इतना बड़ा हो गया ताश खेलने नहीं आते भाई, ना आती छोड़, मैं कभी खेली मेरी जिंदगी में ताश। ठीक, अब छोड़, कच्ची मांडी हूँ, थोड़ी थोड़ी आती। ठीक, क्या कह रहा है? अब कही मम्मी मैं तो इसकी झेल रही हूँ, ये तो पूरे दिन ताश खेलते हैं। मतलब झेलम का क्या नाम है? वितिस्ता। ताश, वितिस्ता में आ रहा है थोड़ा ताश वगैरह, पत्ते, कार्ड्स। ठीक है, तो झेलम क्या है? वितिस्ता। ठीक है। एक नाम है चेनाब। चेनाब का नाम है क्या है? पुराना नाम चेनाब का नाम है अस्कनी। कैसे याद करोगे? देखो चेनाब को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? CHENAB, सी से शुरू हो रहा है, और अस्कनी को इंग्लिश में लिख देते हैं ASKINE। सी से चेनाब और ए से थोड़ा आसपास है ना, ABC। सी से चेनाब, ए से अस्कनी, ऐसे याद कर रखे। ठीक। एक है रावी। रावी का नाम है पुरुषणी नदी, या फिर इसे हम कहते हैं इरावती। भाई लेकिन इरावती कम पूछता है, सीधा पूछेगा रावी का प्राचीन नाम। इरावती बहुत कम मिलता है, उसमें सीधा पूछेगा परुषणी। कैसे याद करो? मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अब फिर बता रहा हूँ कि भाई मेरी एक क्रश थी, उसका नाम जो भी था नो मैटर। ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हुई है रवि नाम के लड़के से, तो उसको परोस दी। ठीक है, मेरी क्रश परोस दी, ले भाई ले जा, तू भी क्या याद रख, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो सब है कि मतलब मेरी क्रश को रवि को परोस दी, रख तू भी क्या याद रख। तो वही है भाई, याद करने का तरीका है, सीधी बात है। तो मतलब रवि का नाम, रवि को परोस दी। ठीक है, क्रश। ठीक है। एक है सतलुज। सतलुज का नाम है सतुद्री। सतलुज में यार है सतलुज और सतुद्री। ठीक है, अब आंख बंद करो। ठीक है। सिंधु। सिंधु का क्या नाम है? हिंडस। इंडस से हिंडस। ठीक है। एक आता है सिंधुस, अरे यार मैं नाम याद करो। एक आता है व्यास। व्यास का क्या नाम है? वैसे व्यास, व्यास वैसे विपाशा। वैसे व्यास, वैसे विपाशा। ठीक है। एक है झेलम, झेल रही हूँ मतलब ताश खेलते, वितिस्ता। एक है रावी। रावी का क्या नाम है? रवि को परोस दी, परोसनी। सतलुज। सतलुज का क्या नाम है? सतलुज, और वो सतुद्री। ठीक है। और एक वो है झेलम। झेलम का क्या है नाम है? वितिस्ता, वो बता दी। घाघरा। घाघरा का नाम है कर्नाली। एक आती और होगी, देख लेना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? गीतांजलि, गोरन, निर्मला, चौखेर वाली। अब सुनो मेरी बात, किताबों से आ गए। मुंशी प्रेमचंद आपने खूब नाम सुना, उसकी 2 किताब याद कर लो सारी, उसकी लगभग 10 किताब है, सारी याद करा दूंगा, आज सिर्फ 2 याद करो। एक तो याद करो निर्मला। निर्मला किसकी किताब है? निर्मला है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है। एक याद करो गोदान। गोदान खूब नाम सुना है, बच्चे बच्चे नाम सुना है। गोदान किसकी है? गोदान है मुंशी प्रेमचंद। ठीक। निर्मला कैसे याद करोगे भाई साहब? निर्मला
ना चाहते हुए भी आपके गांव मोहल्ले रिश्तेदार चाचा ताऊ बुआ फूफा फलाना दिखड़ा गांव मोहल्ले में कोई ना कोई निर्मला नाम की महिला जरूर होगी। गांव में एक बार निगाह मारो, अगर आप गांव के बारे में जानते हो, आपके अब मम्मी माँ बाप से पूछ लो, कोई ना कोई मिलेगी निर्मला। उसका क्या चल रहा है, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, चक्कर चल रहा है। याद करने का तरीका, निर्मला का प्रेम प्रसंग मतलब प्रेमचंद से चल रहा है प्रेम। निर्मला ठीक है। एक है गोदान, गोदान भाई बच्चे बच्चे को नाम याद है, मैं एक बार रिवीजन करवा दिया वैसे। किसकी? गोदान मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। एक ऑप्शन है गीतांजलि, गीतांजलि किसकी? ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि पहला एशियाई जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए? साहित्य के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि किस कब मिला? 1913 में। गीतांजलि किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर। एक है गोरा, गोरी है कलैया मैं ला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले मुझे बालमान। तो गोरा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। एक है चौखेर बाली, चौखेर बाली किसकी है? चौखेर बाली भी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की 3 किताब याद करा दी है, ठीक है। देख सुनो मेरी बात, आंख बंद करो। मुंशी प्रेमचंद 2, एक तो निर्मला का प्रेम प्रसंग चल रहा है, निर्मला प्रेमचंद, ठीक है। एक है गोदान, गोदान प्रेमचंद, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर 3 याद करो, एक तो गीतांजलि सारी दुनिया बच्चे बच्चे को पता है। एक है गोरा, गोरा गोरा गोरी 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 गोरी, ठीक है गोरा। एक है चौखेर बाली, चौखेर बाली किसके? मुंशी प्रेमचंद ना के नाम से, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धीरे धीरे सारी किताब याद कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे सिर दर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 6। मैंने आपको भाग 4 तक सारे बता दिए, सारे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। एक बार फिर बता, देख आंख बंद करो। भाग 1 क्या है? भाग 1 है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बताता है भाई भारत ऐसे ऐसे है, इतनी भारत की सीमा है, फलाना धिकड़ा, दूसरे देश सीमा लेनी है, कुछ राज्य बनाने हैं फलाना, वो सब भाग 1 में। भाग 2 है 5 से 11 तक, इसमें नागरिकता भाई कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, फलाना दिख रहा है, ये है। भाग 3 है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, मतलब मौलिक अधिकार, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, समझ गए। भाग 4 है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, इसमें नीति निर्देशक तत्व भाई हमें ये करना, ये वो फलाना दिख रहा है। भाग 4A है, 4A वो है मौलिक कर्तव्य भाई, हमारा कर्तव्य बनता है हम देश के लिए ये करे वो करे फलाने देखिए। अब आता है भाग 4 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आता है भाग 5, भाग 5 आता है आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 151 तक, मतलब संघ, संघ बोले तो देश के बारे में भाई, राष्ट्रपति का पद भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, सारे मंत्री वगैरह, संसद फलाना दिखड़ा जो भी सब कुछ आ जाएगा। आर्टिकल 152 से लेकर 151 तक कितने आर्टिकल हो गए टोटल? सही 100 आर्टिकल हो गए, समझ गए, ठीक है। फिर आता है भाग 4, 5, भाग 6, भाग 6 आता है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, सीधा पूछेगा कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। इसमें आते हैं राज्य के बारे में भाई, राज्य ऐसे ऐसे, विधानसभा ऐसे होती है, मुख्यमंत्री ऐसे होता है, और वो के नाम से उसको राज्यपाल ऐसे होता है, ये सब फलाना, ये सब आता है भाग 6 में। 6 तक करा दी, धीरे धीरे सारे भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर टू ऑफ द इकोनॉमी डू बेसल 3 नॉर्म्स बिलोंग? एविएशन, ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग। अब सुनो मेरी बात, यह क्वेश्चन, अरे यार पीछे यार वो लगा है लाइट को ना, रिफ्लेक्ट, चल ठीक है। क्या कह रहा है भाई, यह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रटने का है। क्या कह रहा है, बेसल 3 जो मॉडल है ना वो किससे बेस्ड है? मैंने बेसल 1 भी पढ़ा, बेसल 2 भी पढ़ा, बेसल 3 भी पढ़ा, वो अलग बात मेरे कुछ समझ में नहीं आया। कुल मिला के ये याद करो, बी से बेसल, बी से बैंकिंग, बैंकिंग संबंधित है। इसका मतलब बैंकिंग में ये सुधार करेंगे, देशों अंतर्राष्ट्रीय है ये, मतलब ऐसे करना चाहिए, ऋण लोन उपलब्ध कर भाई, ये क्वेश्चन रटने का सीधी बात है। अगर बाई चांस जिंदगी में कभी पूछ ले बेसल 3 क्या संबंधित क्या है, जो भी एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है, सीधे लिखना बैंकिंग संबंधित है, कुछ आने जाने में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मैं खूब देखी, कुछ मेरे समझ नहीं आया और मैं बताऊंगा, पहली बात मेरे समझ नहीं आ रहा, कुछ मैं बता भी दूंगा तो आपका भी समझ नहीं आया, रट लो, सीधी बात है, फायदा एक बात बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? केसी न्योगी, सीटी देशमुख, जॉन मथाई, आर के षणमुख शेट्टी। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया, एक नंबर हो। चारों ऑप्शन ऐसा दे दिया तुक्को भी ना मार सका।
कह रहा है ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1944 में, जुलाई 1944 में। ठीक, कितने देशों ने भाग लिया? 44 ही देशों ने भाग लिया था, राष्ट्र देशों के जो है ना वो कार्यकर्ताओं ने भाग। कह रहा है भारत की तरफ से कौन गया था? तो भाई साहब रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। भारत की तरफ से गया था सणमुख सेठी गया था। कौन है, क्या है ये? एक नाम सुना होगा, अथिया सेठी, डाकी। एक नाम है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी का जो दादाजी है ना, वही है सणमुख सेठी। मतलब सुनील शेट्टी का दादाजी है, अथिया सेठी का परदादा। ठीक है, ठीक। सुनील शेट्टी लड़की का नाम अथिया सेठी है, पतली सी। ठीक है, अब सुन मेरी बात। सणमुख शेट्टी क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सणमुख शेट्टी थे, 1947-48। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? सणमुख शेट्टी ने। मतलब पहला जो वित्त मंत्री तो करता है बजट पेश, तो स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया था किसने किया था? सणमुख शेट्टी ने, 1947-48। ठीक है, एक ऑप्शन है के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी कौन है? खूब नाम सुना होगा, कंफ्यूज होते कई बार। के.सी. नियोगी है पहला स्वतंत्र भारत के पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे पहले? के.सी. नियोगी थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? मोस्ट ऑफ दुनिया गलत करेगी, लिखित में ले लो, क्योंकि अभी हाल ही में 2024 में चेंज हुआ है। वर्तमान में 16वें नंबर के है अरविंद पनगड़िया। 15वें नंबर कौन थे? वो थे एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। भाई साहब अब सब कहेंगे हाँ भाई सही कहा। 15वें थे नंद किशोर सिंह थे, और 16वें है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष? पहले के.सी. नियोगी थी। एक है जॉन मथाई। जॉन मथाई कौन है? तो भाई साहब जॉन मथाई अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बन चुका, पता नहीं के बन चुका। यह है भारत के पहले रेल मंत्री। कौन है? जॉन मथाई। फिलहाल आज के टाइम पर रेल मंत्री कौन है? वो है अश्वनी वैष्णव। ठीक है, भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। ये अर्थशास्त्री भी रह चुका, पता नहीं के कर चुका, छोड़ी उन्हें छोड़ी, बस इतना याद करो, भारत के पहले रेल। एक है भाई साहब सिड्डी देशमुख, आरबीआई के पहले गवर्नर। कौन है? सिड्डी देशमुख है, सबने पता। फिलहाल कौन है? शक्तिकांत दास है। कैकवे नंबर के है? 25वें नंबर के है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द इंडियन सुपर लीग आईएसएल इज ए खालिस्तान चैंपियनशिप फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट। कह रहा है आईएसएल किससे संबंधित है, किस खेल संबंधित? सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फुटबॉल की, जो भारत में चल रही है चैंपियनशिप, वो है भाई साहब आईएसएल। ये आईएसएल किसकी? ये फुटबॉल की, इंडियन सुपर लीग। कब शुरू हुई? ये शुरू हुई थी 2013 में शुरू हुई थी भाई। पहले जब मैं छोटा था 2013 में शुरू हुई, तो लगभग 2015-16 की बात है, जब मैं 15 में था, 8th क्लास में, तब टीवी में चलाया करता। पता कौन सा स्टार स्पोर्ट थो, सोनी मैक्स थो, कौन सा, ये फुटबॉल आता रहता। अब अपन फुटबॉल से लेने देना, आपका क्रिकेट प्रेमी। ठीक है, मैं देखता जैसे चैनल आता मैं सबकी जब हटा देता, अपन कुछ लेने देना करने भाई बात से। कुछ एक बताऊँ, कई थी, गोवा एफसी, बेंगलुरु कुछ था, मुंबई थी, कलकत्ता, मोहन बागान, कुछ कई टीम थी यार, पता है ना, इतना याद रखो। फिलहाल वर्तमान चैंपियन कौन है इसका? इसका 2023-24 का चैंपियन है मोहन बागान। ठीक, अब कह रहे 2024-25 का चैंपियन कौन है? 2024-25 की शुरू नहीं है, वो होगी अगली महीने 13 सितंबर शुरू होगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। एक है भाई साहब कबड्डी। कबड्डी की बात कर, कबड्डी कौन सी चैंपियन है? वो है प्रो कबड्डी। ये देखता हूँ भाई साहब जबरदस्त। ठीक है, अब की थोड़े दिन पहले भाई, परसों परले दिन, 3-4 दिन पहले ऑक्शन हुए थे कबड्डी की। सबसे महंगा बिका है, सचिन नाम है, पता नहीं, हमारे महेंद्रगढ़ का है भाई साहब, 2.56 करोड़, मतलब 2 करोड़ से ऊपर में बिका है। सबसे महंगा महेंद्रगढ़ का है भाई साहब। मैं भी महेंद्रगढ़ का ही हूँ। ठीक है, हाँ वही का हूँ मैं। ठीक है, हमारे यही का बिका है कबड्डी में भाई साहब। मुँह से सारा खिलाड़ी 80% खिलाड़ी हरियाणा के मिलेंगे, महेंद्रगढ़ का कई खिलाड़ी 2 करोड़ रुपए में मिले। प्रो कबड्डी की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। सबसे कामयाब टीम, मतलब सबसे ज्यादा बार खिताब किसने जीता है? वो है जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर से वह है, क्या नाम है उसको, पटना पायरेट्स, मेरे ध्यान को ना पूछे। वर्तमान चैंपियन कौन है 2023 का? वो चैंपियन है भाई साहब पुनेरी पल्टन। ठीक है, कौन चैंपियन 2023 का? पुनेरी पल्टन। अब दिसंबर में शुरू होगी, कल परसों तो ऑक्शन हुआ है।
एक है क्रिकेट। क्रिकेट की बात करते हो आईपीएल सारी दुनिया पता है कब शुरू है, 2008 में शुरू। वर्तमान 2024 का चैंपियन कौन है, वो है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, जबरदस्त टीम थी। खो खो भाई साहब कोई चैंपियनशिप ही नहीं है, कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, माई ट्रूथ। अब सुनो मेरी बात भाई, मैं सोचता था कि भाई जब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी भाई, लेकिन इसने पूछ लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक है इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी, इसकी 2 किताब याद कर लो। एक तो याद कर लो माई ट्रूथ, मेरी सच्चाई। एक और याद कर लो ओन पीपल एंड प्रॉब्लम। 2 किताबें, मतलब इंदिरा गांधी है, इसने कहा कि भाई मेरी सच्चाई ये है। इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी का आरोप लगा था, इसने मतलब खुद को बचाने के लिए, सत्ता के लिए ये कर दिया वो कर दिया, तो इसने कहा भाई साहब ये सच्चाई नहीं, मेरी सच्चाई ये है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने कुछ देश के बुरा नहीं किया, ये मेरी सच्चाई ये है, मेरी सच्चाई वो है, मेरी सच्चाई इंदिरा गांधी। समझ गए? एक याद कर लो ओन पीपल एंड प्रॉब्लम, मतलब लोग और उनकी समस्या मैं समाधान करूंगी। कौन करूंगी? इंदिरा गांधी करूंगी। मैं इंदिरा गांधी लोगों की समस्या और समाधान करूंगी। मैं इंदिरा गांधी लोगों की समस्या और समाधान के लिए वो करूंगी। मैं इंदिरा गांधी लोगों की समस्या और समाधान के लिए ये करूंगी। इंदिरा गांधी। एक आता है अपना एपीजे अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति रह चुका। 2 किताब याद कर लो। एक तो विंग्स ऑफ फायर, भाई साहब खूब पूछता है लेकिन अब नहीं पूछेगा, क्योंकि ये एक आज से 2 साल पहले पूछता था जब ये एग्जाम हुआ था, मतलब बच्चे को पता है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। एक और याद करो इग्नाइट माइंड्स, ये बड़ी है किताब, ये याद मैंने पढ़ी नहीं है। मैं इंदिरा टाइम के समय नहीं पढ़ा। ठीक, एक याद कर लो जवाहरलाल नेहरू की 2 किताब, 3-4 किताब में पहले याद कर चुका, आज 2 कर। एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मैं करवा चुका, ये ठीक है। एक है ए लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, मतलब जवाहरलाल नेहरू की बेटी क्या नाम है, इंदिरा गांधी, तो वो कहता है अपनी बेटी को, बेटी अब मैं तो बस मेरी उम्र हो रही है, बुढ़ापा आ गया है, तुझे अब देश को संभालना है। मतलब एक फादर अपनी बेटी को लेटर दे रहा है कि तुझे प्रधानमंत्री बनना है, तुझे वो करना है, तुझे ये करना है। ठीक है, अब आ जा अपना क्या नाम है, एमजी गांधी, महात्मा गांधी। इसकी 2 किताबें याद कर लो। एक तो मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो एक तो मेरे सपनों का भारत, एक है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, वो खाली ट्रूथ है, ये माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। महात्मा गांधी को आंख बंद करो। इंदिरा गांधी की 2 किताब याद कर लो। एक तो माई ट्रूथ, ठीक है, एक ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम। ठीक है, अब आता है क्या नाम से एपीजे अब्दुल कलाम, इसकी 2 किताब याद कर लो। एक तो विंग्स ऑफ फायर, एक इग्नाइट माइंड्स। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की 2 किताबें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोल दो भारत की खोज, एक ए लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर। ठीक है, अब आता है महात्मा गांधी की 2 याद कर लो। टिक 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 के भाई साहब, अरे एक मेरे सपनों का भारत, ठीक है, एक है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के खालिस्तान से बागान नामक एक कर एकत्र करते थे किसानों, चरवाहों, शिकारियों और एकत्रतों और शिल्पकारों। अब सुनो, यह क्वेश्चन है रटने वाला भाई साहब, नू समझ लो, किसाना के है ना, मोदी जी की गलती नहीं है, आदम के जमाने से लेकर आज तक किसानों के नू समझ ले दुश्मन है। मैं खुद एक मैं तो नहीं हूँ, हमारा घर का किसान है, ठीक है, मैं तो ना गाय कोई इतना खास, कदे कदे चलाएगा कुछ काम कर। उस टाइम भी कर बोले तो टैक्स वसूलते थे, और आज वैसे किसानों की लेनी कर रहे रखे हैं। ठीक है, समझ गए। तो कह रहे जो बागा नामक कर रहे ना, किससे वसूलते थे? जब जनपद थे वो वसूलते थे किसान, कहते और किसान भाग रहा, किसान पकड़ साले को, पकड़ साले को, पकड़, मतलब किसानों को पकड़ के लेकर टैक्स दे, टैक्स वो करता है ना, करू गुद्दीलाल अरविंद भाई अपना समझ गए। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, भाग मतलब किसान भाग रहे पकड़ के। अब सुनो मेरी बात, कान की बात, टोटल महाजनपद कितने, टोटल रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो, टोटल भाई साहब 16 महाजनपद है। कितने? 16। मैं आपको 4 महाजनपद पढ़ाऊंगा, उनके टोटल 16 सीधे पूछते उस महाजनपद की राजधानी क्या है, 16 पढ़ा दूंगा मैं, पढ़ा स्कोर ना हम याद कर उसको, टोटल आज 4 कराऊंगा। आगे कभी महाजनपद से क्वेश्चन बनेगा, बाकी के 4 जब कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है अवंती महाजनपद। ठीक है,
अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद दो भागों में था, एक तो उत्तर अवंती, एक होता है दक्षिण अवंती। ठीक है, उत्तर अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, ऊ से उत्तर, ऊ से उज्जैनी। दक्षिण अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। ठीक है, ठीक है। इसके राजा कौन थे? वो है वंश, है वंश इसके राजा। अवंती अवंती जो महाजनपद था, एक उत्तरवंती एक दक्षिण अवंती। उत्तरवंती की राजधानी उज्जैनी थी, बोले तो उज्जैन, और उसका दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, राजा कौन था? है ठीक है, एक महाजनपद थी। अब आ जाए दूसरा महाजन, दूसरा है अस्मक महाजनपद, खूब नाम सुना होगा अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसकी ना राजधानी थी पोट्टन, बोले तो पोटली, पोट्टन आ जाए या फिर पोटली। काम की बात क्या है? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है? वो है अस्मक महाजनपद। राजधानी पोत्तन या पोतली है। ठीक है, इसकी वो राजा कौन था? इसका राजा था इक्ष्वाक वंशु कोलिये। कोलिये, कोल्ली डांस कहाँ का है? हाँ, महाराष्ट्र का, मैंने आपको बताया भी है। तो इक्ष्वावंशु कोलिये कहाँ का है? अपना अस्मक, बोले तो दक्षिण महाजनपद। ठीक, एक होता है अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? वो है चंपा। चंपा बोले तो चंपारण है, बिहार, आज के टाइम के बिहार। जो अंग महाजनपद है ना, उसकी राजधानी क्या है? चंपा। ठीक है, वर्तमान का क्या है? बिहार। ठीक है, अब क्या होता था, जो मगध है ना, मगध और जो अंग महाजनपद, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी हमेशा, कभी बनती नहीं थी। तो क्या किया, मगध का जो राजा था कौन था? बिंबिसार। उसने क्या किया, इस पर अटैक किया अंग महाजनपद, और इसको अपने में मिला लिया। किसने मिलाया था? बिंबिसार। एक आता है कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी राजापुर। राजापुर बोले तो हट्टक, राजापुर ऑप्शन में जी हट्टक, मैं, मेरा गांव का नाम है राजपुरा, उससे याद कर लो। ठीक है, क्या नाम से कंबोज महाजनपद की राजधानी राजापुर हट्टक। बोले तो जो कश्मीर है ना ऊपर, उससे वो एरिया है आज के टाइम पर का, ये है ज्यादातर एरिया इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आता है। ठीक है, एक है काशी महाजनपद, काशी विश्वनाथ। मैं गया हूँ, मैंने 2020 का दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, तो मैंने काशी भरा था। ठीक है, वो भी कुछ लंबी चौड़ी बात है, काशी क्यों भरा था फलान, वो बाद की बात छोड़। जब मैं गया था काशी विश्वनाथ मंदिर गया था मैं देखने। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ, इसकी जो मतलब राजधानी क्या है? वो है वाराणसी। वाराणसी। ठीक है, इसके राजा कौन थे? इसके राजा थे भाई साहब अक्षरसेन काशी। अक्षसेन काशी कौन था? ये था भाई साहब 23वां जो जैन तीर्थकर था ना, क्या नाम था इसका? नाम था पार्श्वनाथ, उसके पप्पा जी थे। सीधा पूछेगा पहला जैन तीर्थकर कौन था? वो था ऋषभ देव। सीधा पूछेगा 23वां कौन? 3 टोटल भाई साहब 24 जैन तीर्थकर हो, आपको सिर्फ 3 याद करें। एक तो पहला ही पहला प्यार है, पहली बार है। पहला कौन था? टिक 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 ऋषभ देव। ठीक है, 23वां कौन था? पार्श्वनाथ, और 24वां अपने महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब टोटल 16 महाजनपद थे, आपने 4 याद कर लिया आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, माइक्रोलिथ्स वर खालिस्तान यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन स्टोन टूल्स, अर्थन पोट्स, क्लॉथ्स, कॉइन्स। अब कह रहे हैं माइक्रोलिथ्स, कह रहा है जो आदमी पुराने जमाने में यूज करता था, आदम के जमाने में। माइक्रोलिथ्स किसे कहा जाता है? रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। ये कहा जाता था स्टोन टूल्स, मतलब छोटे छोटे पत्थर, औजारों को कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। रट लियो सुसरा ने, मैं चेक कर लियो, पूरा विकिपीडिया छान मारो, मन ने कुछ हिस्सों मिले होगा ना भाई, आपने बताओ। सीधा कह रहे हैं माइक्रोलिथ्स ये यूज करते, ये पत्थरों से ये करते, वो करते, फलाना। माइक्रोलिथ्स मतलब किसे कहते हैं? जो पुराने जमाने जो पत्थर, बोले तो पत्थरों से औजार थे, और तो क्या था, उनसे जो मतलब करते थे ना, उसे हम कहते थे माइक्रोलिथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाई साहब कुछ नहीं है इसमें बताने योग्य, इसलिए मैं नहीं बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? पीवी सिंधु, नेहा पंडित, पारुल परमार, अश्विनी पोनप्पा। अब सुनो मेरी बात, ये है स्टैटिक जिक के क्वेश्चन। किसी ने कर दिया तो कर दिया, नहीं करा तो नहीं करा। ठीक, पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु। सबसे पहले चलो आप 4 ऑप्शनों में एक बात सीखने को मिली कि भाई चारों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित, समझ गए? ठीक है, पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली? भाई साहब हैदराबाद तेलंगाना की है, बैडमिंटन संबंधित है। ठीक है, अब सुनो इसके बारे में। 2016 में जो ओलंपिक हुए थे, रियो ओलंपिक, उसमें इसने क्या जीता? उसमें दूसरे नंबर पाए, मतलब रजत पदक जीता। 2020 में टोक्यो में हुए थे, मेरा आज भी याद है, साक्षी मलिक ने भी जीता 2016 में।
इसने भी जीता दूसरे में। 2020 में इसमें ओलंपिक हुए, उसमें इसने जीता तीसरा नंबर। कौन सा? गोल्ड से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जीता तीसरा नंबर। पीयूष, इसको भाई साहब अर्जुन अवार्ड कब मिला? इसको अर्जुन अवार्ड मिला 2013 में। इसको पद्मश्री मिला 2015 में। ठीक है। और इसको भारत रत्न किन मिला है? वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2016 में। ठीक। और इसको कुछ नहीं मिला। तो कुल मिला के इसको तो मिल चुका, हमें पूछा किसको नहीं मिला। ठीक। एक ऑप्शन है पारुल परमार। ठीक। पारुल परमार किससे संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित है। इसको अर्जुन अवार्ड मिला था 2009 में। ठीक। पारुल नाम बढ़िया यार, पारुल पारुल। एक है भाई साहब अश्विनी पोनप्पा। ठीक है। इसको वो क्या कहे करी, यह भी किससे है? यह भी बैडमिंटन संबंधित है। इसको कब मिला था? तो भाई साहब इसको मिला था 2012 में। उसको 13 और 15 16, इसको 2012 में इसको क्या मिला था? 2012 निर्भया कांड, दिल्ली 16 दिसंबर 2012, 27 दिसंबर 2012 को उसकी डेथ हुई थी। मेरा भाई साहब मैं जो एक चीज़ याद कर लूँ ना, बोलूँ बोलना एक्सेप्ट पढ़ाई, पढ़ाई ना छोड़, पढ़ाई की चीज़ भूल जाऊँ, बाकी कुछ नहीं बोलूँ। ठीक है। तो भाई साहब 2012 में अश्विनी पोनप्पा को वो मिला था अर्जुन अवार्ड। एक नाम है नेहा पंडित। कुल मिला के इससे कुछ जानकारी नहीं मिली, मैंने ऑप्शन डाले, पता है नेहा पंडित भोजपुरी गायक आई, एक मैंने डाला क्रोम पर नेहा पंडित, सीधा भोजपुरी गायक आई। इसको बस इतना याद कर लो। इसको खालिस्तान नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। माघ गुप्त, चैत्र, शरद, आषाढ़, गुप्त। अब सुनो मेरी बात, यह क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के कर सको। कैसे भाई? नवरात्रा दिन में पता ना, साल में पता नहीं कितनी बार आता है। मैं मेरी जिंदगी में कभी नवरात्रा न व्रत नहीं करूँ, नवरात्रा 9 दिन कदे व्रत नहीं करूँ, कदे भी। अब सुनो, पहला ऑप्शन माघ गुप्त, एक है चैत्रगुप्त, एक है शरद गुप्त, एक है आषाढ़ गुप्त। ऑप्शन देख के कैसे कर रहे हो? दशहरा कब मनाते हैं? दशहरा अक्टूबर के आसपास मना, और अक्टूबर में आती है शरद ऋतु। तो उससे याद कर, थोड़ा भी दिमाग लगा दो ना तो कर दो, शरद नवरात्र मनाते हैं। अब सुनो मेरी बात, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा? मैं अब कहूँगा जनवरी ना, हिंदू कैलेंडर नू समझ लो 1 अप्रैल से शुरू है। मोटा मोटा तारीख अलग अलग हो सके है, लेकिन 1 अप्रैल मोटा मोटा बता रहे, जैसे जब से स्कूल लगते हैं वहां से शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र महीना। ठीक है। हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना होता है फाल्गुन महीना, फाल्गुन। ठीक है। पहला महीना बोले तो अप्रैल, मोटा मोटा एकदम ये मत कहना कि चैत्र महीना 1 अप्रैल से 31 अप्रैल, नहीं, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। चैत्र महीना जो पहला महीना होता है वो अप्रैल के आसपास, और लास्ट महीना जो मार्च में होता है वो लगभग फाल्गुन। समझ गए? अब सुनो मेरी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टिक टिक आज 4-5 त्यौहार बताऊँ जो कब कब मनाते हैं। एक होता है भाई साहब अपना होली। होली कब मनाते हैं? होली मनाते हैं भाई साहब अपने मार्च में, और मार्च में मैंने अभी अभी बताया लास्ट महीना कौन सा? फाल्गुन। तो होली मनाते हैं फाल्गुन की पूर्णिमा। एक तो ऐसे याद करो। दूसरा याद करो, होली को क्या करते हैं? हमें पूरा क्या होता है, रंग से वो कर देते हैं। ठीक है, पूरा रंग से। ठीक। तो हम फाल्गुन, फुगुन मतलब गुलाल, फाल्गुन पूर्णिमा मतलब पूरा वो कर देते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा होली। ठीक। एक होता है भाई साहब हनुमान जयंती। हनुमान जयंती कब मनाते हैं? ये मनाते हैं चैत्र माह की पूर्णिमा हो। कैसे याद करो? जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना वो भाई ये चट्टिंग वगैरह नहीं करते। हाय क्या कर रही है? वेयर आर यू फ्रॉम? हेलो मिस ठीक है। तो भाई साहब वो भक्त चैटिंग नहीं करते, मतलब हनुमान जी के भक्त चैत्र माह की पूर्णिमा पूरी तरह से चैटिंग से दूरी बनाए रखते हैं। ठीक। एक होता है राम नवमी। राम नवमी कब मनाते हैं? वो भी मनाते हैं चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को राम नवमी, मतलब नौवां नवमी। तो ये चैत्र माह उसी महीना, ये भी चैटिंग नहीं करते, शुक्ल पक्ष की नवमी को नवमी। ठीक। एक होता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब होती है? ये मनाते हैं आषाढ़ माह की पूर्णिमा को। ठीक है। एक है भाई साहब रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब मनाते हैं? जो कल मना था ये ठीक है, कल मना था। कब मनाते हैं? ये मनाते हैं भाई साहब श्रावण माह की पूर्णिमा। भाई फिलहाल आज 20 तारीख हो गई, तो आज श्रावण चल रहा है, तो श्रावण माह की पूर्णिमा मनाते क्या? रक्षाबंधन। ठीक। एक अपनी दशहरा। दशहरा मनाते हैं हम कहाँ पर? अश्विन माह की
दसवीं को, दशहरा से 10 तो 10 में मनाते हैं, अश्विन माह की 10 में, दीपावली भी अश्विन माह में मनाते हैं, और भी कई है, मैं धीरे धीरे सारे याद करता हूँ, आज ही 4-5 याद करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खालिस्तानी एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। कुल मिला के ये क्वेश्चन भाई साहब मैंने कुछ बहुत कम लोगों ने सही किया होगा। सीधा डेफिनेशन पूछी है, कुचिपुड़ी में क्या होता है, फलाने में क्या होता है, डेफिनेशन सीधे, नाम नहीं पूछा, वो पूछते फिर भी कर देते। तो भाई ये रट लियो। अब भाई जो कुचिपुड़ी डांस, पहली बात कहाँ का है, कुचिपुड़ी डांस है ओडिशा का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाक भंगिमा का शुद्ध नृत्य होता है, कौन सी डांस में होता है, कुचिपुड़ी उड़ीसा वाले में, ठीक है। वाक भंगिमा नृत्य किसमें होता है, कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, अपना उड़ीसा ने, आंध्र प्रदेश, अरे यार उड़ीसा को तो ओडिसी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब सुनो मेरी बात, 4 ऑप्शन है, चारों डांस में सिर्फ 2-2 कलाकार याद कराऊंगा, रट लियो, याद कर लियो, धीरे धीरे सारा कराते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का है, ठीक है। सबसे पुराना डांस है, ठीक है। टोटल कितने टोटल है भाई साहब, डांस कितने हैं, डांस 6 तो कैसी भाषा ही, और डांस 8 सी टोटल, क्लासिकल डांस 6 तो भाषा 8, ठीक। अब सुन मेरी बात, के नाम से वो, के नाम से वो, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, इसके 2 कलाकार याद करो। एक तो याद करो यामिनी कृष्णमूर्ति, कहाँ की है, किस डांस से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। एक याद करो सोनल मानसिंह, किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। सोनल भाई साहब हमारी क्लास में 8th क्लास में लड़की थी, मैंने समझ लो 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक वह मेरी क्लासमेट थी, उससे याद कर ले वो कहाँ की, भरतनाट्यम, मतलब तमिलनाडु। ऐसी सुनो मेरी बात एक और, ये याद मत करो भाई वो भरतनाट्यम की है, वो कहाँ उस डांस की, ये याद करो वो तमिलनाडु की है, और तमिलनाडु से भरतनाट्यम है, इतना तो याद कर लोगे, वो तमिलनाडु रहती है, याद कर लो, सीधी बात है। दूसरा ऑप्शन है कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का है। इसके 2 नाम याद करो, एक तो है बलतोल नारायण मेनन, बलतोल नारायण मेनन। एक याद करो उदय शंकर, किससे संबंधित है, कथकली से, कथकली केरल, भाई याद करने पड़ेंगे, मैंने तो कोई ट्रिक बनी को नहीं, थाला से बना तो बना। एक है भाई साहब मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का, ये भी केरल का है मोहिनीअट्टम, इसके भी 2 याद करो, एक तो कल्याणी अम्मा, एक भारती शिवाजी। कल्याणी अम्मा और भारती शिवाजी किससे संबंधित है, मोहिनीअट्टम से। एक ऑप्शन है, क्या नाम से है, एक ऑप्शन है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, इसके 2 याद, एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति, अभी अभी पढ़ाए थे, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की भी है और कुचिपुड़ी की भी है। एक और याद करो, एक है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी, ठीक। अब आंखें बंद करो, सुनो, भरतनाट्यम के 2 के थे, एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ठीक है। फिर कथकली, कथकली के 2 के थे, एक बलतोल नारायण मेनन, ठीक है, एक उदय शंकर, ठीक है, 2। फिर आता मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के थे, एक तो भाई साहब भारती शिवाजी थी, ठीक है, एक और थी, के थी भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, मोहिनीअट्टम। अब आ जाए भरतनाट्यम पर ना, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, एक लक्ष्मी नारायण दास शास्त्री। चलिए भाई मैं याद कर सकूँ, बंद करके बता रहा हूँ तो तुम भी कर सको ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सका मैं कल भूल जाऊँ इस क्वेश्चन को, लेकिन धीरे धीरे मैं भी रिविजन करूँगा, जब याद आएगा मेरा है, हो सका मैं कल तक भूल जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये वो क्वेश्चन भाई साहब हम ऑप्शन देख कर सको भाई साहब। यह एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, कहाँ पर आई थी, हिंद महासागर में आई थी। अपने अपने देश में नहीं आई, अपना देश तो फिर भी बच गो, इंडोनेशिया में आई थी, जबरदस्त। नूसा लो 2.5 लाख लोग मरा था, जिसमें से 1.5 लाख अकेला इंडोनेशिया में मरा था, ठीक है, ठीक है। भयंकर सुनामी आई थी। अब मैं कुछ चित्र है ना क्रोम पर से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर, तो कई बार आते नहीं यूट्यूब पर, अब ये चित्र आपको विचलित कर सकते हैं, ठीक है, तो भाई आपने देख लियो, कुछ खास नहीं है वैसे इन चित्रों में, नॉर्मल है, ठीक। नो समझ लो अपना अपना देश में, और जो ये है ना अंडमान निकोबार में भी आई थी, जो समझ गया ना था मैं साइड का मतलब, सारा एक साल लिख गई थी सुनामी में, जबरदस्त भयंकर है। कह रहे किस राज्य को प्रभावित, भाई साहब तमिलनाडु के। सर ऑप्शन कैसे, एक तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का इस साइड है, महाराष्ट्र कुछ लेना देना ही बने। एक है तमिलनाडु, ठीक है, इसमें बिहार, अरे भाई साहब बिहार तो खत्म है, मतलब बिहार में कुछ पानी के आसपास है, समुद्र के लगता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश, अरे यार तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बताने योग्य नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में खालिस्तान। भाई साहब यह क्वेश्चन उस टाइम का करंट अफेयर्स का कहो 2016 पेपर 2021 में हो, करंट अफेयर रिपोर्ट 2016 ही रहे, तो ऐसे कैसे कह सकते हो भाई करंट अफेयर्स का ही क्यों है। ये जो रिपोर्ट आई थी ना यह 2020 में आई थी, तो इसलिए 2016 करंट अफेयर्स बन गया, कोई लेना देना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? घाघरा, माही, साबरमती और भीमा। अब सुनो मेरी बात, यह क्वेश्चन आप वो ऑप्शन देख कर भी कर सकते हो एकदम। तो सुनो मेरा, एक नदी है माही नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है भाई साहब मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर, ठीक है। यह कर सुनो काम की बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे तो आज के टाइम पे कॉमन क्यों सुनो, लेकिन बता, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी, भारत की एकमात्र नदी वो है माही नदी। मतलब कर्क रेखा ऐसे जा रही है, मतलब ये कर्क रेखा जा रही है, तो ऐसे जाएगी नदी, फिर ऐसे घूमकर फिर ऐसे आएगी, ऐसे मतलब ऐसे बन रही है, तो कट गई ना 2 बार, ऐसे जाएगी ऐसे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, माही बोले तो थालाफोरी रीजन, ठीक है, 571 किलोमीटर, ठीक। अब सुन मेरी बात, यह नदी अब क्या है, इस पर एक बांध है जिसका नाम है कदाना बांध। यह कभी पूछा नहीं गया लेकिन आगे पूछ सकता, कई बार ना है भाई क्वेश्चन से यार ये कोई क्वेश्चन नहीं यार ये कोई बांध भाई पूछ सकता है। कदाना बांध किस पर है? माही नदी पर है। अब सुन मेरी बात, इसकी भी कुछ सहायक नदी है लेकिन मैं ना आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि नहीं पूछेगा। ये जो बड़ी नदी है ना, गोदावरी, कावेरी, फलाना धिकड़ा, गंगा, इनकी सहायक नदी पूछते हैं, छोटे मोटे कोई नहीं पूछता। एक नदी है भाई साहब अपनी साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम होता है राजस्थान से। राजस्थान में भी कहाँ से? उदयपुर, उदयपुर सिटी, उदयपुर में होता है। उदयपुर में एक ट्रेन जाती है अपनी चेतक एक्सप्रेस, अब सर्च मारी, जबरदस्त ट्रेन है। फिलहाल 8:28 हो चुकी शाम को, रात को दिल्ली जाती है, दिल्ली से चलकर उदयपुर। फिलहाल वो पूछ ली गुड़गांव, ठीक है। 9 बजे पूछेगी रेवाड़ी, 9:30 बजे पूछेगी अटेली। मैं इसमें समझ लो जब भी कभी शाम ना घर वापिस आऊँ ना, मतलब पेपर वगैरह, इसलिए मैं 9:30 बजे मैं अटेली उतरूँगा, अटेली उतरूँगा। फिर यार नारनौल, नारनौल के बाद नीम का थाना, फिर माउंडा, फिर श्रीमाधोपुर, रिंगस, रिंगस के बाद आओगो फुलेरा, फुलेरा के बाद किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद अजमेर, अजमेर के बाद भाई पता नहीं क्या हो, छोड़। अरे हाँ, गुड़गांव वाली 8:30 बजे, फिर आगे जाकर फिर पटौदी रुकेगी, फिर रेवाड़ी और फिर सीधी अटेली। छोड़ यार मैं क्या नाम से मतलब उदयपुर से इसका उद्गम होता है साबरमती। साबरमती की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है भाई साहब 370 किलोमीटर साबरमती की लेंथ, ठीक है। राजस्थान से होकर गुजरात और फिर अरब सागर चली। इसके किनारे शहर कौन कौन सा है? एक तो अहमदाबाद, मोढेरा स्टेडियम, उसके पास से जो नदी जा रही वो यही है साबरमती। एक है भाई साहब वो गांधीनगर, इसकी राजधानी गुजरात की। गांधीनगर किस नदी के ऑप्शन आएगा? माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती। साबरमती करती अहमदाबाद और गांधीनगर। एक नदी आती है भाई साहब अपनी के नाम से, और के ऑप्शन से भीमा नदी। भीमा नदी कहाँ की है भाई साहब? इसका उद्गम होता है पश्चिम घाट के भीम शंकर श्रेणी से होता है, पश्चिम घाट से भीम शंकर से। यह किसकी सहायक नदी? यह खुद कृष्णा नदी की सहायक है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है भाई साहब 800 कुछ किलोमीटर है, मेरे ध्यान को ना फिलहाल 800 कुछ किलोमीटर है, ठीक है। इसका उद्गम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एक है घाघरा नदी। घाघरा किसकी सहायक है? थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, तो ये गंगा की सहायक। इसका उद्गम होता है हिमालय के टिक मानसरोवर से होता है, और इसको नेपाल में कर्णाली रिवर कहते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी यही है यह, और इसी को सरयू नदी कहते हैं। फिर आगे चलकर सरयू बोले तो अयोध्या, अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू, सरयू बोले तो घाघरा, ठीक है। एक है बाराबंकी, बाराबंकी किस नदी किनारे है? घाघरा। और एक और बहराइच, बहराइच किसके किनारे है? घाघरा। और घाघरा आगे चल के गंगा मिल जाती है, तो ये मतलब गंगा ही सहायक नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य? पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार को निप्त ज्वार भी कहा जाता है। पूर्णिमा और अमावस के दिन वसंत ज्वार आते हैं। जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थार्ध में होता है तो उस ज्वार उत्पन्न होता है। अब सुनो मेरी बात,
मैं एक नाम सुनेगा आपने, ज्वार भाटा। क्या हो वैसे होवे किससे भाई साहब, ये किसकी वजह से होती है? ये होते सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तीनों ही वजह से होते हैं। सूर्य जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचती है चीजों को, ऐसे सूरज भी अपनी ओर खींचता है और ऐसे चंद्रमा अपनी ओर खींचता है। अब सूरज क्या करता है? सूरज करता है भाई साहब पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, उससे खींचे नहीं जाते। लेकिन जो समुद्र का पानी है ना, उसको जरूर खींच लेता है। वो खींचने की कोशिश करता है पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी ज्यादा भारी है, लेकिन पानी हल्का है तो पानी खींच लेता है। मतलब ज्वार एक होता है, ज्वार ऊपर, पानी ऊपर चला आता है। चंद्रमा भी ऐसे करती, पानी ऊपर आ गई, फिर उसको छोड़ता है, मतलब भाठा आते हैं, फिर वो नीचे आ जाते, उसे कहते हैं भाठा। ज्वार तो ऊपर आना है, पानी को ऊपर आना आता है, उसको ज्वार कहते हैं। और जब पानी नीचे चला जाता है ना, उसको कहते हैं भाठा, उसे कहते हैं ज्वार भाठा दोनों। समझ गए? चलिए अब कह रहा है क्या होता है, जो चंद्रमा ज्यादा खींचती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सूरज की तुलना में ज्यादा होता है। समझ गए क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा है ना पृथ्वी के ज्यादा पास है तो ज्यादा जोर से खींच लेते हैं, सूरज का थोड़े दूर है तो सूरज कम खींच पाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनो मेरी बात, एक होती है अमावस्या, एक होती है पूर्णिमा। हर महीने एक अमावस्या आएगी, एक पूर्णिमा आएगी, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा क्या होते हैं? सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में होते हैं। मतलब वो होती ना प्रेयर होती, जब आप छोटे बच्चे थे स्कूल में, टीचर कहता था स्कूल में सुबह सुबह प्रेयर, सभी एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाए, बोले थे क्या बोले, मतलब एक बच्चे को दूसरा बच्चे का मुंह नहीं दिखना चाहिए। अब वो आ गई होगी तुम्हारे सबके याद, कहता था ना मास्टर। हाँ, मतलब तीनों एक लाइन में हो गए, मतलब लीनियर हो गए, लीनियर होता होगा। हाँ समझ गए थे। उस दिन क्या आता है? उस दिन आता है उच्च जवार, उस दिन उच्च जवार आता है, ठीक है। और उच्च जवार को ही हम वसंत जवार कहते हैं। समझ गए? जब तीनों एक ही मतलब वो जो एक लाइन उसे तब आता है उच्च जवार, और उसे हम कहते हैं वसंत जवार कहते हैं। एक होता है निम्न जवार, निम्न जवार इसे हम निप जवार कहते हैं। ये कब होता है? ये होता है जब सूरज, चंद्रमा के होते हैं और पृथ्वी समकोण बनाते हैं, पृथ्वी के समकोण एंगल बनाते हैं। अब मेरे एक दिक्कत हो गई, मुझे नहीं पता समकोण एंगल कितने डिग्री कहते हैं, शायद 90 डिग्री कहते हैं, शायद, मुझे पक्का नहीं, क्योंकि मैं हूँ इंग्लिश मीडियम का। अगर कहते हैं ना राइट एंगल कहते हैं, जब मैं बता देता भाई 90 डिग्री। समकोण भाई शायद 90 डिग्री कहते होंगे भाई, मेरे पक्का ध्यान नहीं, हमने देख लिया था हिंदी मीडियम हो तो, ठीक है। जब ये तीनों सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण बनाते हैं, तब आते हैं निम्न जवार। निम्न जवार को हम कहते हैं निप जवार, ठीक। अब कह रहा जवार कब आते हैं? दिन में डेली आते हैं। तो दिन में कब आते हैं? दिन में मतलब कब आते हैं? ये होते हैं हर 12 घंटे 26 मिनट में जवार आते हैं, ठीक है। और जवार के सही 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आते हैं। मतलब जवार खींच लिया और उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद पानी को वापिस मतलब भाटा आते हैं, ठीक है। अब कहता है क्या कहता है? पहला जो जवार आता है ना, ज्वार, वो किसकी वजह से आता है? वो होता है चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है। और जब दूसरा जवार आता है ना, वो आता है अर्थ के अपकेंद्रीय बल। अब कहोगा अरे के पढ़ा हमारे समझ से बाहर से, भाई साहब मेरा भी समझ से बाहर से। अगर थारा कुछ भी समझ में आई ना, एक बार वीडियो ना 1 मिनट तो 1.5 मिनट पीछे लीजिए जाओ और मेरा उठा बजाओ मैं के कह रहा हूँ, समझो एक बार, समझ में आ गई ठीक नहीं अपनी ऐसे तेज करा भाई। देख मैं तो यार जिस मन ना आओ मैंने कोशिश करी खूब समझाऊँ, मैं बता दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है 56, 26, 51, 21। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहला आर्टिकल 56, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक है राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। याद करने की ट्रिक है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। याद करो पकानी कोका दुयो दशम। 52 पे पै, 53 पे का, नी, को, का, दू, यो, दे, से, में। अब आग बंद करो। आर्टिकल 52 कहता है पैसे पकानी मतलब पैसे पद, भैया भाई भारत में एक राष्ट्रपति का एक पद होगा, ये कहता है आर्टिकल 52। 53 पे का, कहाँ से कहता है? कार्यपालिका अध्यक्ष होगा, कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा, मतलब पूरी जो कार्यपालिका है ना उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति। भाई आग बंद से भी देख
52-53 आर्टिकल 54 क्या कहता है, पैकानी नी से मतलब निर्वाचन, इसका भाई निर्वाचन ऐसे होगा, इसका चुनाव ऐसे होगा, वो सब कहते हैं 54। 55 पकानी को 55 मतलब 55 कहता है कोटा, भाई साहब इसके जो है ना मतलब वो चुनाव में एक रूपता दिखाई जाएगी, मतलब सबको विधायक चुनाव डालेगा उसका भी मतलब वोट की वैल्यू वही होगी, चाहे कोई और डालो सांसद डालो उसकी वोट की वैल्यू वही, मतलब चुनाव के मतलब एक रूपता होगी। पकन्नी पकन्नी को का 56 कहता है कार्यकाल, मतलब भाई इतनी साल का इसका कार्यकाल होगा ये पकन्नी को का। 57 कहता है मतलब ये दोबारा इलेक्ट हो सकता है, मतलब एक बार राष्ट्रपति बन गए दोबारा बन सकते हैं, पता नहीं को कद्दू ये 58 कहता है योग्यता, भाई साहब इसके लिए योग्यता 35 साल को होना चाहिए, ये बारी पास फलाना दिखड़ा ये सब होने चाहिए, जो भी है वो आर्टिकल 58 पता नहीं को कद्दू योग दे। फिर आता है दे दशम मतलब 3 3 9। आर्टिकल 59 क्या कहता है, आर्टिकल 59 कहता है पद के लिए शर्त, अगर भाई ये उसके लिए शर्त होगी। जैसे 60 कहता है शपथ, भाई साहब मैं राष्ट्रपति की इसको शपथ कौन दिलाए फलाना दिला, जैसे मैं। 61 कहता है महाभियोग, इसको हटाने के लिए कौन हटाएगा, क्या हटाएगा, कैसे हटाएंगे फलाना दिला, ये सब है। तो हमें पूछा आर्टिकल 56 क्या है, 52 53 54 55 56 मतलब पैकानी को का कार्यकाल। 56 कहता है कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल भाई इतनी साल होगा 5 साल का होगा ये होगा। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहते हैं धार्मिक जो मामलों के प्रबंधन के लिए, भाई मैं धार्मिक मामलों के लिए कमेटी बना रहा हूँ फलाना दिखड़ा करो, ये सब आर्टिकल 26 में धार्मिक जो मामले हैं उनसे संबंधित है। आर्टिकल 51 कहता है, आर्टिकल 51 कहता है इंटरनेशनल शांति, मतलब जो भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति से, भाई शांति 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 क्यों ठंड यार, क्यों दिमाग खराब कर, आराम से रहो ना। आर्टिकल 51 कहता है मौलिक कर्तव्य, बता चुको। आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार, मैं पिछले वीडियो में बता चुको कैसे क्या है जीवन का अधिकार, सब कुछ मुझे जीने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 कहता है, मुझे कोई मार नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो भाई मैंने बायो पढ़ी थी 2017 में, आज से 7 साल पहले, और 11th में मैंने ली थी नॉन मेडिकल, इसी कारण ली थी क्योंकि मुझे बायो नहीं आती, कम आती है, मैथ आती है। ठीक है, तो भाई मैंने माफ़ कर दी, इस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं है, अपने भाई देख लियो रट लियो, थारा से रटो जाओ तो भाई थम के करूँ, मेरे चैनल मोनेटाइज करवा दो, फिर मैं क्या करूँगा, एक बढ़िया सो कोई बायो के कोई है ना मेरे साथी सहपाठी, उसके पास जाऊँगा, एक लड़की है, अरे वैसे है बढ़िया है, 95% बनी थी 12th में, 80 बनी कुछ हद तक तभी बनी 95% बायो मेडिकल ही थी। उसने कहूँगा भाई जब मोनेटाइज कर दो चैनल, अगर भाई इतना रुपए दे दूँगा तो बायो का जो भी क्वेश्चन है मैंने सारे एकदम देसी अंदाज में मैंने समझा, मेरे दिमाग में बैठ नहीं चाहो, फिर मैं आपने समझाऊँ। एक बार चैनल मोनेटाइज करवा दो, 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम, फिर स्पेशल बायो जबरदस्त क्वेश्चन कुछ करूँगा। ठीक है, दोनों के सोच रखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में लोडा सुधारों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। भाई से उस टाइम का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ए वुडन बैट कैन बी क्लासिफाइड इज एन खालिस्तान ऑब्जेक्ट ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट लस्टरस ओपेक। बहुत सरल क्वेश्चन, बच्चा कर दे। देख डेफिनेशन पूछ रहे कुल में, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के वो है भाई, देख सुन मेरी, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से कुछ लाइट पास हो जाती है लेकिन सारी लाइट पास नहीं होती, जैसे कि ये ले ले पानी की बोतल है। अब मुझे क्या है, मुझे आर पार दिख रहा है, मतलब ये कोई कॉपी है, अब मैं ऐसे ये रख दिया और इसके आगे ये बोतल रख दी, मुझे ये जरूर पता है हाँ भाई यहाँ पर एक कॉपी है, नीले रंग की कॉपी है, नीला रंग, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें लिख क्या रखा है, मतलब ऐसा धुंधला धुंधला कुल मिला के धुंधला धुंधला दिख जा रहा है, समझ गए। मतलब ट्रांसल्यूसेंट उसमें वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें कुछ लाइट पास हो जाती है लेकिन सारी लाइट नहीं होती, मतलब कुछ, अब मुझे पता है हाँ भाई ऐसे ये मेरा हाथ है लेकिन हाथ के ऊपर कुछ लिख रखा होगा तो वो नहीं दिखेगा, समझ गए। वो होता है ट्रांसल्यूसेंट, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, अरे वो तेल और बाल लंबा लंबा है यार, के नाम से उसको आदिवासी हेयर अरे यार भाई साहब करोड़पति बना था, आदिवासी हेयर ड्रॉप।
मतलब तेल में से आर पार दिख जाएगा, हाँ भी कुछ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि भाई क्या लिख रहा है, समझ गए ना कौन, ठीक। वो होता है ट्रांसल्यूशन। एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट होते हैं जिनके आर पार सब कुछ दिखाई दे जाता है। गाड़ी का जो शीशा होता है, फ्रंट शीशा, सब कुछ दिख जाता है आर पार। ऐसी चीज जिसमें से सब कुछ आर पार दिख जाता है उन्हें कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, समझ गए। अब ये बोतल देख, इनमें तो फिर भी नहीं दिख रहा, ठीक है, जैसे शीशा हो गया, समझ गए ना, वो तो ट्रांसपेरेंट। एक होता है लस्टरस। लस्टरस बोले तो अरे ऐसे सेम टेस्ट में आया ही, ऐसे सेम टेस्ट में आप वो कैब भी पढ़ता होगा, यो क्वेश्चन तो करते होगा। लस्टरस मतलब जो चमकीले, जैसे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, चमका चमका मारते हैं, लस्टरस चमकीले, ठीक। एक होता है ओपेक। ओपेक होते हैं जिनमें आर पार कुछ नहीं देख सकते। अब जैसे कि वही कॉपी ले लेते हैं, ये कॉपी है, ठीक। अब कॉपी भाई अब ये देख लें, उस पार क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख। ये दीवार है, दीवार के उस पार क्या है, दिख रहा है, नहीं, मतलब कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं दिखता, वो होता है ओपेक। तो कह रहे वुडन बैट। बैट जो होता है, बैट के आर पार तू देख सकता है, नहीं देख सकता, तो बैट क्या है, ओपेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और खालिस्तान ऊर्जा का योग है। भाई साहब सुनो मेरी बात, फिजिक्स का क्वेश्चन मैं कराऊं था भाई। देख, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों को हम जोड़ते हैं ना तब बनती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करते हैं तब बनती है बराबर मैकेनिकल एनर्जी। इंग्लिश मीडियम में मैंने ट्रांसलेट कर लिया, देख लियो। तो कह रहा है जो काइनेटिक एनर्जी किस ना मैकेनिकल जो एनर्जी होती है ना किस किस का जोड़ घटाए, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी का। क्या होती है हमेशा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब अगर काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक कम हो जाएगी, मतलब हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मैकेन ना क्या नाम है इसको, पोटेंशियल एनर्जी mgh। साइंस तो भाई पढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हम भारत यह संविधान को अपनाने में उपलक्ष्य में वर्ष खालिस्तान को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते। बच्चे को पता है, सुन मेरी बात, सारा दिवस याद करा। क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कितने टाइम लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन बाद ये बनकर 26 नवंबर को तैयार हो, इसलिए हम 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तो बनाते हैं, ठीक। एक ऑप्शन है 15 सितंबर। 15 सितंबर कौन सा दिवस मनाते हैं, 15 सितंबर को हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे। अब सुन मेरी बात, दिक्कत क्या है, दिक्कत एक है, दिक्कत ये है कि एक बार मैं एक पेपर में आया था, मैं पिछले साल देखा था आईबी का पेपर, आईबी का, उसमें पूछा था 15 सितंबर क्या हुआ था, मैं वो गलत करके आया। क्यों करके आया था, ऑप्शन में ये नहीं दिया था अगर इंजीनियर्स डे मनाते हैं, ऑप्शन में भाई साहब हिंदी में दिया था, पता होने के ही ऑप्शन में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तब भी पता होने के ही नाम, तो हिंदी में जो नाम था ना वही इंग्लिश में नाम। अपना देख लेना भाई, मेरे समझ में नहीं आई, मैं गलत कराया, गलत क्या मैं छोड़ के आओ, अपने देख लेना भाई, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, ठीक। एक ऑप्शन 15 अगस्त 26 जनवरी सब ना पता। अब सुनो 4 और याद, एक है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाते हैं लुईस ब्रेल दिवस। बोले तो ये पक्षियों से संबंधित है, न्यूज़ावेल्यो बर्ड डे मनाते हैं, पक्षी दिवस, ठीक है। लुईस ब्रेल दिवस कब, अपने 4 जनवरी, ठीक। एक होता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी आया था 1915 को, आया था 9 जनवरी 1915। गया कब था, गया था 1893 को, ठीक है। एक है भाई साहब 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाते हैं हम इंटरनेशनल हिंदी दिवस। इंटरनेशनल हिंदी दिवस 10 जनवरी। एक होता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का हैप्पी बर्थडे पर वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल युवा दिवस 12 अगस्त। धीरे धीरे सारा पूरी साल का कराते हैं।